राजस्थान विनर्स एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान जीके के पेपर सॉल्यूशन की इस सीरीज में आज का ये नेक्स्ट वीडियो है। आज हम आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर पेपरों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनका हम डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे। अगर ये सेशन और कंटेंट आपको वाकई पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कंटेंट को आप अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें दोस्तों, हमें भी मोटिवेशन मिले, हम और बेहतरीन कर सकें, आपके लिए प्रयास है। मैं आशा और उम्मीद के साथ इस सेशन की शुरुआत करता हूं। आप सभी दोस्तों की पढ़ाई वो अच्छी चल रही होगी, आप सभी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। चलिए बगैर वक्त गवाए आज के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में लिग्नाइट भंडार कहाँ स्थित है? राजस्थान में जो कोयले की एक किस्म है लिग्नाइट, उसका राजस्थान में संचय होता है। तो राजस्थान में लिग्नाइट के भंडार कहाँ पर स्थित है? पलाना, कपूरडी और मेड़ता रोड, कपूरडी, सानू और पलाना, पलाना, मेड़ता रोड और सानू, मेड़ता रोड, अगुंचा और पलाना। तो जो पलाना, कपूरडी और मेड़ता रोड है, यहाँ पर लिग्नाइट के भंडार पाए जाते हैं। राजस्थान में लिग्नाइट के जो मुख्यतः भंडार है वो बीकानेर जिले में पाए जाते हैं। बीकानेर में मुख्य खान है वो पलाना है। पलाना के अतिरिक्त खारी, चानरी, गंगा सरोवर और बरसिंगसर है। जबकि नागौर में मेड़ता रोड, कसनऊ और ग्यार है। बाड़मेर में कपूरडी है। तो जो पलाना बीकानेर में हो गया, कपूरडी बाड़मेर में हो गया और मेड़ता रोड है वो नागौर में हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न यानी किस चीनी मिल में डिस्टिलरी है? दी मेवाड़ शुगर मिल्स, दी केशोराय पाटन शुगर मिल्स और उदयपुर शुगर मिल्स और गंगानगर शुगर मिल्स। जो दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड है, इसकी स्थापना 5 अप्रैल 1932 को मेवाड़ इंडस्ट्री के नाम से जो निजी क्षेत्र है उसके रूप में हुई थी। ये राजस्थान की प्रथम शुगर मिल्स है। जबकि देख केशोराय पाटन शुगर मिल्स लिमिटेड है, ये सहकारी क्षेत्र की है और 1965 में केशोराय पाटन बूंदी मिल्स की स्थापना हुई थी। जबकि जो अपना आंसर है राइट वो होगा गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। इसकी स्थापना है वो 1945 में बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से हुई थी। बाद में 1956 में इसे सार्वजनिक क्षेत्र में कर दिया। चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य है वो 1968 ईस्वी से प्रारंभ है और जो रॉयल हेरिटेज लिकर है उसका उत्पादन 2015 में शुरू हुआ। जबकि 2016 में यहाँ पर कमीनपुरा गांव गंगानगर है, वहाँ पर नवीन डिस्टिलरी स्थापित की गई। तो गंगानगर शुगर मिल्स में डिस्टिलरी स्थापित की गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी राजस्थान में संकल्प योजना का क्रियान्वयन कर रही है? RSLDC, रिको, DOIT और RTDC। जो RSLDC है, राजस्थान स्किल्स एंड लिवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके द्वारा संकल्प योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। जो इसका उद्देश्य है, एम है, वो कौशल विकास को बढ़ावा देना और जो आजीविका के अवसर है उसमें सुधार करने पर यह केंद्रित है योजना। तो जो RSLDC है वो इस योजना को क्रियान्वित कर रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो एक तरफ खनिज है और दूसरी तरफ खनन क्षेत्र है। रॉक फॉस्फेट है वो अड़ुका अडवाणी अलवर में है। एस्बेस्टोस है वो खेरवाड़ा में है और जो अब्रक है वो नाथ की नेरी और जो जिप्सम है वो जामसर में है। तो जो अपना आंसर हो जाएगा एक में आ जाएगा 3 नंबर, एक में 3 और 2 में 4 और सी में है वो 2 और डी में वो 1। ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा। जो रॉक फॉस्फेट है वो उदयपुर में जामर कोटड़ा, डाकन कोटड़ा और माटून और सिसरामा और नीमच बाचा क्षेत्र है। जबकि अलवर में अड़ुका अडवाणी, ये इंपॉर्टेंट है, अड़ुका अडवाणी अलवर में है। बांसवाड़ा में राम का मुन्ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर में बिरबानिया और फतेहगढ़ है। जयपुर में अचरोल है। जबकि जिप्सम का बीकानेर में जामसर, लूणकरणसर और हरकासर है। नागौर में गोट मांगड़ोद और बदवासी है। जैसलमेर में मोहनगढ़ है। जबकि बाड़मेर में कवास उतरलाई है। जोधपुर में वो फलसूंड क्षेत्र प्रसिद्ध है। एस्बेस्टोस में उदयपुर में खेरवाड़ा और ऋषभदेव। अजमेर में अर्जुनपुरा, अर्जुनपुरा अभी 2000 प्री के जो RS प्री हुआ था उसमें पूछा हुआ था। और राजसमंद में वो गुडा और नाथ द्वारा। जबकि अब्रक है वो भीलवाड़ा में नाथ की नेरी,
तुनका और सिंदरियासर। सिंदरियासर बार बार पूछा हुआ है, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये 2-3 क्वेश्चन करंट के हैं, जीके के क्वेश्चनों पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगीकृत किए जाने के समय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और लगभग 1,45,000 शब्द थे। संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा बहस की गई, जिन्होंने संविधान बनाने के लिए 13 सत्र और 169 दिन बैठक की। तो जो संविधान अंगीकृत किया गया 26 नवंबर जो 1949 है, उस समय की बात है। 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां और 22 भाग और लगभग 1,45,000 शब्द थे। ये ऑप्शन एकदम सही है। संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर विचार भी किया गया था। इस पर 11 सत्र और लगभग 165 दिन बैठक हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो गलत हो जाएगा। तो इस तरह इस जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कथन केवल एक ही सत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जो 51 है यानी मौलिक कर्तव्य, वो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है उसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह ने 10 मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया था, 8 का सुझाव दिया था और 10 जोड़े गए थे। अभी वर्तमान में 11 यानी 8 का सुझाव दिया था, 8 जो मूल कर्तव्य उनका सुझाव दिया, 10 जोड़े गए और वर्तमान में 11 है। तो इसमें पूछा है कि 51 एक के का गे यानी भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यानी ये एकदम सत्य है। जो 51 के का गे है, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, ये भी सत्य है। और जो 51 के का 6 है, ये दोस्तों गलत है, क्योंकि जो 6 है उसमें प्राकृतिक पर्यावरण यानी वन, झील, नदी और वन्य जीव इनको शामिल किया गया है। जबकि जो जे है, जे इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करे, ये तो ये गलत हो जाएगा, इसकी जगह जे होना चाहिए। जो 51 के का ये है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर है, ये भी ठीक है। तो जो 3 नंबर है वो रॉन्ग हो जाएगा अपने हिसाब से। जो 51 के का के है उसमें संविधान का पालन करें। 2 नंबर है उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। 3 नंबर है भारत की प्रभुता और एकता और अखंडता की रक्षा करें। 4 नंबर है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर सेवा करें। 5 नंबर है सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। 6 नंबर है हमारी सामाजिक और जो सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा उसका महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। 7 में है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें वन, झील, नदी और वन्य जीव है। 8 में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना है। 9 में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। 10 में है वो सभी जो क्षेत्र है उसमें उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। और 11 नंबर है वो अपना 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके जो प्रतिपाल्य है यानी संरक्षक है, उन्हें शिक्षा के अवसर दे, यानी इनको 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा मौलिक कर्तव्य जो मूल अधिकार है वो बनाया गया था। तो 11 मैंने आपको बता दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी नागरिक को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। एकदम सही है। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो जापान से ली गई है, इसको हमने जापान से लिया था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जो अनुच्छेद 28(1) है उसका क्लोज 1 है, वो क्या कहता है कि राज्य निधि से पूर्णतः वित्त पोषित जो शिक्षण संस्थान है उसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो दोनों ही कथन सत्य हो जाते हैं। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय संविधान हमारा क्या कहता है। तो जो अनुच्छेद 21 है उसमें कहा गया कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। जो 21 के है वो कहता है कि राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष
तक की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा उदारित करे उपबंध करेगा। इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। जबकि जो अनुच्छेद 28 है वो क्या कहता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 28 में है कि कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। तो 28 ये कहता है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित जो शिक्षण संस्थान है उनमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अपना कथन था एकदम सही है। उसके बाद में दूसरा क्लोज है कि खंड 1 की कोई बात ऐसी शिक्षण संस्थानों को लागू नहीं होगी जिनका प्रशासन तो राज्य करता है, किंतु जो ऐसे विन्यास या यानी किसी ट्रस्ट के अधीन स्थापित हुई है और जिनका उद्देश्य ही धार्मिक शिक्षा देना है, तो यहाँ पर धार्मिक शिक्षा दे सकती है। यहाँ पर एक क्लोज है वो बाधित नहीं करेगा। जो तीसरा क्लोज है वो क्या कहता है? तीसरा क्लोज है कि राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली जो शिक्षण संस्थान है उनमें उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी शिक्षा संस्था में या उसके संलग्न संस्थान में दी जाने वाली जो धार्मिक उपासना है उसमें उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने या जो अगर अवैयसक है तो उसके जो संरक्षक है उसने सहमति नहीं दी है। यानी धार्मिक उपासना में आप उपस्थित हो सकते हो, लेकिन अगर आप स्वयं जागरूक हो तो आपकी खुद की अनुमति होगी। अगर कोई अवैयसक है यानी अल्पवयस्क है तो आप संरक्षक से अनुमति लेकर आप धार्मिक उपासना में उपस्थित करवा सकते हो। तो अपना आंसर है वो दोनों ही कथन है वो सत्य हो जाएगी। एक बार पुनः देख लेते हैं, दोनों ही कथन है वो सत्य है। ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ विधानसभा की सदस्य संख्या है और दूसरी तरफ राज्य दे रखे हैं। तो गुजरात में कितनी है, केरल में कितनी है, तेलंगाना में कितनी है और पंजाब में कितनी है? तो गुजरात में विधानसभा की सीटें 117 है, केरल में 140 है और तेलंगाना में वो 119 है और पंजाब में है वो गुजरात में 182। एक मिनट है, वापस देख लेते हैं। गुजरात में है वो 182 है, रॉन्ग चिन्ह हो गया था। केरल में है वो 140 है और तेलंगाना में 119 है और पंजाब में 117 है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 3 और 2, 1 और 4। राजस्थान में कितनी है आपको बताना है, कमेंट करके बताना है कि राजस्थान में विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने यह सिफारिश की थी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के जो नेता प्रतिपक्ष है उसके परामर्श द्वारा ही की जानी है। यानी 4 समितियां हैं, उनमें से कौन सी समिति है उसने सिफारिश की थी कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश और जो लोकसभा के जो नेता प्रतिपक्ष है उनके परामर्श से की जाएगी। तो जो दिनेश गोस्वामी समिति है 1990 में जो गठित की गई थी उसके द्वारा ये सिफारिश की गई थी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष है उसके परामर्श से की जाएगी। जबकि जो सादिक अली समिति है वो 1964 में पंचायती राज से संबंधित थी और जो इंद्रजीत समिति गुप्त समिति थी वो राज्य वित्त पोषण के मुद्दे पर जो चर्चा है उसके बारे में की गई थी। जो तारकुंडे समिति है उसने कहा था कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर मतदान का अधिकार है, इसके बारे में इन्होंने सिफारिश की थी। और चुनाव आयोग की जो स्वतंत्रता सुनिश्चित करने से संबंधित है उस पर भी इन्होंने जो अपना विचार व्यक्त किए थे। तो जो दिनेश गोस्वामी समिति है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जो संविधान के अनुच्छेद में 99 के तहत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अरहित न होते हुए या निर्रहित किए जाने पर संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में बैठने और मतदान करने पर जो शास्ति है वो किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद है वो 101, अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 103 और अनुच्छेद 104। जो अनुच्छेद 104 है उसमें यह उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 104 को डिटेल में देख लेते हैं। अनुच्छेद 104 है वो क्या कहता है कि अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अरहित न होते हुए या निर्रहित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति है।
यदि संसद के किसी सदन में कोई व्यक्ति अनुच्छेद 99 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से पहले या ये जानते हुए कि मैं उसकी सदस्यता के लिए अरहित नहीं हूँ या निरहित कर दिया गया हूँ या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के लिए प्रतिषेध कर दिया गया हूँ, तो सदस्य के रूप में बैठता है या मत देता है, तो प्रत्येक दिन के लिए जब तक इस प्रकार बैठता है या मत देता है 500 रुपये की शास्ति का भागी होगा, जो संघ को दे ऋण के रूप में, यानी जो ऋण है उसके रूप में इसको वसूल किया जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इसका हमने सॉल्यूशन भी देख लिया है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर है, वो 4 हो जाएगा। जबकि 101 में स्थानों का रिक्त होना, 102 में निरर्थताएं हैं, 103 में है कि सदस्यों की निरर्थताओं से संबंधित अगर प्रश्न है तो उनका विनिश्चय कौन करेगा, तो उनका विनिश्चय वो संघ के रूप में तो राष्ट्रपति करेंगे और जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है उनकी सलाह लेंगे, राज्य में वो राज्यपाल करेंगे और इसका विनिश्चय वो निर्वाचन आयोग की राय से ही करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश की थी? तो बीपी जीवन रेड्डी समिति, मोहीराम सेकिया समिति, डीएस कोठारी समिति और जेएस वर्मा समिति। तो जो डीएस कोठारी समिति है उसने कहा था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश की थी। इस सिफारिश के अनुसार कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, जिसे अनुच्छेद है वो 21A के माध्यम से शामिल भी किया गया था। अभी थोड़ी देर पहले अपन लोगों ने देखा था अनुच्छेद 21A को। तो डीएस कोठारी समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आरटीआई अधिनियम 2005 के निम्नलिखित में से कौन से अध्याय में सूचना आयोग, जो सूचना आयोग है उसकी शक्तियों का और कार्यों का उल्लेख किया गया है? तो जो अध्याय 5 है उसमें वो 18, 19 और 20 जो धारा है उनके बारे में इनका उल्लेख किया गया है। 18 में वो शक्तियां और कर्तव्य और कार्य है, 19 में अपील है और 20 में शास्ति है। जो शास्ति है वो 250 रुपये से अधिकतम 25,000 रुपये तक होती है। तो अध्याय 5 में इनकी चर्चा किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि जो पंचायती राज है उसके बारे में कुछ कथन दिए हुए हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया कि पुराने जिला बोर्डों को समाप्त करके 3 स्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको लागू किया जाए। एकदम सत्य बात है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन है वो 1957 ईस्वी में किया गया था। इसने एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकृत स्थानीय सरकार की सिफारिश की थी, जिसे वो हम पंचायती राज के नाम से भी जानते हैं। इसने वो त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। जबकि जी के जो वी राव समिति है इसका गठन है वो योजना आयोग द्वारा 25 मई 1985 को किया गया था। नहीं, 25 मई को नहीं किया गया था, 25 मार्च 85 को किया गया था। जो जी के वी राव समिति है इसका गठन है वो योजना आयोग द्वारा ग्रामीण विकास और जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए जो मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा के लिए इसका गठन है वो 25 मार्च 1985 को किया गया था। तो जो ऑप्शन कथन अपना 2 है वो गलत हो जाता है। तो इसमें क्या पूछा है? सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प है वो कथन नंबर 1 ही सत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से जो बिजोलिया कृषक आंदोलन है उसको विख्यात किया था? प्रताप, प्रभात, नव भारत और लोकवाणी। जो प्रताप है कानपुर से 1910 ईस्वी में जो गणेश शंकर विद्यार्थी है उसके द्वारा प्रकाशित होता था और बिजोलिया किसान आंदोलन को इसमें भरसक रूप से इसको समर्थित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 1949 ईस्वी में किस समाचार एजेंसी ने रॉयटर्स को खरीदा था? यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान समाचार। जो पीटीआई है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, 1949 में प्रेस जो ट्रस्ट ऑफ इंडिया है इनने एसोसिएटेड जो प्रेस ऑफ इंडिया और ग्रेट ब्रिटेन की जो रॉयटर्स समाचार एजेंसी है उसका जो भारतीय आउटलेट है उसका प्रबंधन अपने हाथ में लिया था। तो ऑप्शन अपना 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मेवाड़ के बप्पा राहुल के बारे में कौन सा कथन है वो असत्य है? बप्पा की राजधानी वो चाउंड थी, बप्पा की राजधानी वो चाउंड नहीं थी, नागदा थी। ऑप्शन ए ही अपना रॉन्ग हो गया, नागदा थी, जबकि चामुंड है वो महाराणा प्रताप की राजधानी थी। बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया, कथन एकदम सत्य है। सीवी वैद्य ने बप्पा की तुलना है वो फ्रांसीसी सेनापति था चार्ल्स मार्टर उससे की थी। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम है वो कालभोज था। तो तीनों ही कथन सत्य है, जबकि ऑप्शन नंबर एक है वो अपना रॉन्ग हो जाता है। बप्पा की राजधानी वो नागदा थी, जबकि चामुंड है वो महाराणा प्रताप की राजधानी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना के किस शासक के लेखन से उन्हें संस्कृत, प्राकृत, कर्नाटकी, मेदपाटी और महाराष्ट्री भाषाओं का ज्ञान होने की जानकारी मिलती है? जसवंत सिंह, कुंभा, मालदेव और सवाई जयसिंह। जो कुंभा है उनको बारे में यह जानकारी मिलती है। जसवंत सिंह है वो गज सिंह के पुत्र थे। 1638 ईस्वी से 1678 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। और इनके जो प्रसिद्ध जो कवि थे वो मोणूत नैणसी थे। और जो मालदेव है वो उनकी जो रानी थी उसका नाम उमादे था, जो रूठी रानी थी, लूणकरण की पुत्री थी। 1544 ईस्वी में जो गिरी और सुमेल का युद्ध हुआ था उसमें जेता और कुंपा ने उनके सेनानायक थे, बहादुरी से इन्होंने सामना किया था शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। जबकि सवाई जयसिंह है वो 1700 ईस्वी से 1743 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। और औरंगजेब ने इनको सवाई की उपाधि दी थी। और 18 नवंबर 1727 को जयपुर शहर की स्थापना की थी। 1734 ईस्वी में नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। और 17 जुलाई जो 1734 है उसमें हुरडा सम्मेलन का आयोजन भी इन्होंने ही किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कछवाहा शासक ने आमेर को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था? दुलेराय, कोकिल देव, कुंतल और जाहन। तो जो 1207 ईस्वी में कोकिल देव थे, काकिल देव या कोकिल देव, इन्होंने जो आमेर के मीणा है इनको परास्त करके अपनी राजधानी बनाया था। जबकि दुल्ले राय ने 1137 ईस्वी में ढूंढाड़ की स्थापना की थी और उसे अपनी राजधानी बनाया था। जो बड़ गुजरे इनको परास्त किया था। तो राइट आंसर अपना 2 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के विरोध में अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित मीणाओं का एक ऐतिहासिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था? पंडित बंशीधर शर्मा, मोतीलाल तेजावत, मुनि मगन सागर और लक्ष्मी नारायण जिडवाल। तो जो मुनि मगन सागर है इनकी अध्यक्षता में 1944 में नीम के थाना में जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट है उसके अध्यक्षता में एक अधिवेशन आयोजित हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक तरफ पूरा स्थल है और दूसरी तरफ अपने जिले हैं। बिजवा अलवर एकदम सत्य है। नोह भरतपुर में और सुनारी है वो झालावाड़ में। सुनारी झालावाड़ में नहीं, सुनारी झुंझुनू में है। सुनारी है वो झुंझुनू में है। जबकि जो जोधपुर है वो सभ्यता है वो जयपुर में साबी नदी के किनारे। सुनारी है वो कांतनी नदी के किनारे झुंझुनू में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान में शामिल रियासतों की संख्या कितनी थी? यानी जो संयुक्त राजस्थान है इसमें 18 रियासतें शामिल थी। जबकि जो स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 19 तो रियासतें थी और 3 है वो ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश अपना अजमेर मेरवाड़ा था। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान के किस किले को गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक द्वारा दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा गया था? अजमेर का तारागढ़, बूंदी का तारागढ़, सवाई माधोपुर का रणथंभौर और जयपुर का नाहरगढ़। तो जो अजमेर का तारागढ़ है उसको विलियम बेंटिंक द्वारा 1838 ईस्वी में दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा गया था। इसमें 14 बुर्जें हैं और कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इसका निर्माण है वो अजयपाल ने करवाया था।
जबकि शाहजहां के समय इसका दुर्गाध्यक्ष है वो विठलदास गौड़ था, और इसको गढ़बीटली और अजयमेरू भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भरतपुर संग्रहालय में सुरक्षित यक्ष यक्षिणी की जो प्रतिमाएं हैं वो किस काल से संबंधित है? मौर्य काल, शुंग कुषाणकालीन, गुप्त कालीन और हर्षवर्धन कालीन। तो ये अपनी शुंग कुषाणकालीन है। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देवगढ़ शैली के चित्रकारों में कौन सा शामिल नहीं था? बक्ता और हरचंद, कंवड़ा प्रथम और कंवड़ा द्वितीय, चौका और बैजनाथ और घासीराम और तुलसीराम। बक्ता और हरचंद भी शामिल थे, कंवड़ा प्रथम और कंवड़ा द्वितीय भी थे, चौका और बैजनाथ भी थे, जबकि घासीराम और तुलसीदास है वो ये नाथ द्वारा शैली के चित्रकार थे, नाथ द्वारा शैली के। जो देवगढ़ है इस ठिकाने की स्थापना द्वारिकादास चुंडव द्वारा 1680 ईस्वी में की गई थी। ये 16वें उमराव कहलाते थे। यहाँ पर जो ये शैली है देवगढ़, ये मारवाड़, जयपुर और मेवाड़ शैली का समन्वित रूप माना जाता है। यहाँ पर हजारा की ओवरी और मोती महल है वो प्रसिद्ध स्थित है। तो अपना आंसर है वो 4 नंबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा है वो सुशिर वाद्य यंत्र है? यानी सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, सुशिर वाद्य ये नहीं है। बांसुरी, अलगोजा, बपंग और शहनाई। बांसुरी फूंकर बजाया जाता है, अलगोजा भी बजाया जाता है और शहनाई भी बजाया जाता है, जबकि बपंग है वो तत है। जहूर खां मेवाती है वो इसके प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जबकि अलगोजा के जो बजाने के जो माहिर कलाकार है वो रामनाथ चौधरी है और शहनाई के वो चांद मोहम्मद खान है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो राजपूताना मध्य भारत सभा है इसका तीसरा अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? राजपूताना जो मध्य भारत सभा है इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में दिल्ली के जो मारवाड़ी जो संग्रहालय है उसमें चांदनी चौक में जो मारवाड़ी संग्रहालय है वहां पर जमनालाल बजाज ने की थी। इसका जो दूसरा अधिवेशन है वो अमृतसर में दिसंबर 1919 में हुआ था। तीसरा अधिवेशन है वो अपना अजमेर में मार्च 1920 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ था अजमेर में। और जो चौथा अधिवेशन है वो नागपुर में हुआ था दिसंबर 1920 में नागपुर में हुआ था गणेश नारायण सोमानी की अध्यक्षता में। तो तीसरा अधिवेशन है वो अजमेर में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बगड़ावतों की कथा के वाचन में बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? रबाज, रावणता, तंबूरा और जंतर। तो जो जंतर है वो बजाया जाता है, जबकि रावणता वो पाबूजी की जो लोक गाथाएं गाई जाता है उसमें बजाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से अहिरवाटी ऐतिहासिक जो काव्य है भीम विलास इसके लेखक कौन थे? जोधराज, मतंगराज भारद्वाज, कवि शंकर राव और पंडित रामानंद। तो जो कवि शंकर राव है इन्होंने अहिरवाटी भाषा में जो भीम विलास है उसकी रचना की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? बुद्धि रासो जल्लाहा, बिसलदेव रासो नरपति नाहले, जसवंत रासो श्रीधर और खुमान रासो दलपत विजय। तो जो बुद्धि रासो है उसके जल्ला नहीं थे, जल्लन थे। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ का मैदान व मेवाड़ उच्च भूमि को अलग करने वाली पहाड़ियां हैं। कुचामन की पहाड़ियां, तोरावटी की पहाड़ियां, मेरवाड़ा की पहाड़ियां और साकंबरी की पहाड़ियां। जो मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं वो मारवाड़ के मैदान और मेवाड़ का जो उच्च प्रदेश है उसको अलग करती है। तोरावाटी की झुंझुनू में है, साकंबरी भी झुंझुनू में है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बर, परवेरिया, शिवपुर और देबारी हैं मध्य अरावली की दरें, हाड़ौती का पठार, मेवाड़ की पहाड़ियां और बनास मैदान की नदियां। तो जो मध्य अरावली में दरें हैं ये बर, परवेरिया और शिवपुर ये दरें हैं मध्य अरावली के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? जसनाथ जी पिंपासर, माऊ जी साबला गांव डूंगरपुर, धन्ना जी धुवन ग्राम टोंक और सुंदरदास जी दौसा। तो जो जसनाथ जी है वो पिंपासर नहीं, पिंपासर किससे संबंधित है आपको कमेंट करके बताना है।
जसनाथ जी वो कतरिया सर बीकानेर से संबंधित है, जसनाती संप्रदाय की स्थापना की थी। माओ जी ने निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की थी। राजस्थान में जो भक्ति परंपरा है उसको जो अलग लगा जगाने की जो शुरुआत की थी वो धन्ना भगत ही थे। सुंदरदास जी वो नागा जो शाखा है दादू संप्रदाय में उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से राजस्थान की झीलों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम बताना है। सिलीसेड, कायलाना, गढ़सीसर और फायसागर। फायसागर, सिलीसेड, कायलाना और गढ़सीसर। तो जो फायसागर है वो अजमेर में है, और जो सिलीसेड है वो अलवर में है, और कायलाना जोधपुर में और गढ़सीसर जैसलमेर में। यानी पूर्व से पश्चिम का क्रम ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ कथन और कारण दिया हुआ है। राजस्थान मानसून पवनों के प्रभाव क्षेत्र में होते हुए भी कम वर्षा प्राप्त करता है। ऑप्शन कथन अपना एकदम राइट है। इसका क्या कारण है? आर दिया हुआ है। अरावली पर्वत श्रेणी की दिशा है वो मानसून की अरब सागरी शाखा है उसके समांतर है। यानी कथन और कारण दोनों ही सत्य है। तो इस तरह अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो राजस्थान में मानसूनी पवनों के प्रभाव क्षेत्र में होते हुए भी कम वर्षा प्राप्त होती है, इसका मुख्य कारण है कि मानसून की जो अरब सागरी शाखा है उसके समानांतर स्थित है। इस कारण वर्षा पर्याप्त मात्रा में नहीं होती। तो कथन और कारण दोनों ही सत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा का प्रकार है वो राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में पाया जाता है? वर्टिसोल, इंसेप्टिसोल, एंटीसोल और एल्पिसोल। जो एंटीसोल है वो पश्चिमी राजस्थान यानी शुष्क क्षेत्र में पाया जाता है। वर्टिसोल है वो हाड़ौती प्रदेश, कोटा, बूंदी, झालावाड़ इसमें पाया जाता है। एल्पिसोल पूर्वी जो राजस्थान है, अलवर, जयपुर, सवाई माधोपुर यहाँ पर पाया जाता है। इंसेप्टिसोल है वो अर्ध शुष्क और शुष्क यानी सिरोही वाले ये बेल्ट है यहाँ पर पाया जाता है। तो ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राजस्थान में नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र के अनुसार सही अवरोही क्रम है। चंबल, बनास, लूणी, माही। चंबल, माही, बनास, लूणी, बनास, लूणी, चंबल, माही और बनास, चंबल, लूणी, माही। तो जो ऑप्शन नंबर अपना ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी चंबल, चंबल के बाद में बनास, फिर लूणी और माही यानी जल ग्रहण क्षेत्र के अनुसार। चबेलुमा यानी चबलुमा, ये शॉर्ट ट्रिक भी है, चबलुमा। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के औसत लिंगानुपात से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या बतानी है। राजस्थान का औसत लिंगानुपात है वो 928 है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2001 के अनुसार 921 था, यानी 7 अंकों की वृद्धि हुई थी। तो बताना है कि अधिक यानी वृद्धि हुई है, तो 18 में तो वृद्धि हुई है और 15 में कमी हुई है। यानी 18 में तो वृद्धि हुई है और 15 में वो कमी हुई है। तो ऑप्शन नंबर अपना ए राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जो शहरी लिंगानुपात है वो 918 है और जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो 933 है। सर्वाधिक पालिका है 1001। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में कौन से जिले में न्यूनतम जनसंख्या थी? राजसमंद, बूंदी, प्रतापगढ़ और सिरोही। राजसमंद में 11.88 लाख जनसंख्या थी, बूंदी में 11.10 लाख जनसंख्या थी, प्रतापगढ़ में 9.7 लाख जनसंख्या थी और सिरोही में लगभग 10.36 लाख यानी 10,36,000 थी। तो ऑप्शन के अनुसार प्रतापगढ़ में न्यूनतम होगी क्योंकि 9.7 लाख ही थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारणों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन दिए हुए हैं और नीचे दिए गए कोट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। उच्च तापमान और न्यूनतम वर्षा मरुस्थलीकरण के कारणों में है। जनसंख्या वृद्धि भी है। वायु प्रदूषण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता, अप्रत्यक्ष रूप से करता है। तो ऑप्शन नंबर अपना 3 नंबर राइट हो जाएगा। यानी उच्च तापमान और न्यून वर्षा और जनसंख्या वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर 3 है वो ए और बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान किस वर्ष में स्थापित किया गया था? जो काजरी है उसकी स्थापना की गई थी 1954, 1955,
1956 और 1957, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो क्योंकि ऑप्शन दे ही नहीं रखे। 1952 में वो मरु वनीकरण केंद्र के रूप में हुई थी, फिर 1957 में वो मृदा संरक्षण और जो मरुस्थलीकरण केंद्र है उसके रूप में हुई थी। काजरी की स्थापना है वो 1959 में ये स्थापित हुआ था। तो जो ऑप्शन नंबर 4 के हिसाब से तो मरु जो वनीकरण और मृदा संरक्षण केंद्र इसके रूप में हुई थी, तो ये अपना डिलीट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? मध्य अरावली पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर अरावली पर्वतीय क्षेत्र और पश्चिम अरावली पर्वतीय क्षेत्र, आबू पर्वतीय क्षेत्र। जो आबू पर्वतीय क्षेत्र है इसमें केवल जो सिरोही जिला है उसमें ही उपोष्ण जो पर्वतीय वन है यानी सदाबहार वन है वो पाए जाते हैं। तो आज का सेशन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।